नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से आए कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर शोक जताया है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के निर्माण से लेकर अब तक सक्रिय रहे इस स्तंभ का जाना राज्य और पार्टी दोनों के लिए बड़ी क्षति है। उनके जाने से उत्तराखंड और बीजेपी को अपूरणीय नुकसान हुआ है। भुवन खंडूरी आज हमारे बीच में नहीं है। एक सैन्य अधिकारी के रूप में जो उन्होंने माँ भारती की सेवा की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 1991 में पहली बार सांसद बन के उन्होंने इस पौड़ी संसदीय क्षेत्र की सेवा की। और उसी बीच में जब उत्तराखंड आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ, अनेकों बार उनको कुछ तथाकथित आंदोलनकारियों के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। और मुझे याद है कि जब वो हमारे उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष बने थे, मुझे भी केंद्रीय मंत्री के रूप में उस समिति में काम करने का मौका मिला। चाहे घंटाघर में लगातार उसमें जब मैं जिला अध्यक्ष था, इस उत्तराखंड के लिए धरना देने की बात हो या जंतर मंतर में धरना देने की बात हो। और उसके बाद मुझे वो पल भी याद आता है कि 1996 में जब वो नॉमिनेशन करने जा रहे थे और सबसे आगे मैं उनके उस काफिले का अगुवाई कर रहा था और कुछ लोगों ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया था। हमारे हरबंश कपूर जी के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया था। और उस नेता के साथ जो एक ईमानदार छवि का व्यक्ति, जो एक कर्मठ, एक सैन्य अधिकारी, जो अनुशासन प्रिय व्यक्ति, जो हमारे फिर बाद में दोबारा सांसद बने और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भूतल परिवहन मंत्री बने। अनेकों सड़कों का जाल पूरे देश भर में उनके नेतृत्व में बिछाया गया। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो कैबिनेट में जो प्रमुख जो मंत्री थे, उसमें एक नाम भुवन चंद्र खंडूरी का आता था और उनको 9 रत्नों में एक रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में उनको माना जाता था। 2007 में वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और पूरे उत्तराखंड के विकास का उन्होंने पूरा दौर चलाया। अनेकों विकास कार्य उनके द्वारा किए गए। 2007 से 12 के बीच में दोबारा वो फिर मुख्यमंत्री बने। उनसे हमारा एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। अनेकों बार मेरे आवास पे भी उनका आना हुआ है। मेरे परिवार को बहुत अच्छी तरह जानते थे। चूंकि मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, उस नाते मेरे उनके संबंध उसी प्रकार से थे। मेरे ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य उन्होंने किए हैं, लेकिन उनकी वो सादगी, उनका वो व्यवहार, उनका वो अनुशासन, उनका वो समयबद्धता, उनका वो काम करने का तरीका, उनकी वो ईमानदारी हमेशा हमें याद आएगी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने पूरे इस विधानसभा क्षेत्र की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। हमने अभी वीरभद्र मंडल की ओर से भी और ऋषिकेश मंडल की ओर से भी उनको श्रद्धांजलि दी है। और भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी पुण्यात्मा को अपने शिक्षा में स्थान दे और निश्चित रूप से उनकी जो कमी है कभी पूरी नहीं की जा सकती। भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको सद्गति प्रदान करें। जी, बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से श्रद्धांजलि रखना चाहती हूँ और पूरे महिला मोर्चा की तरफ से हमारे लिए वाक़ई बहुत शोक की बात है कि हमारे एक उत्तराखंड के जो स्तंभ जिसे हम मानते हैं कि उत्तराखंड बनाने से लेकर अभी तक मतलब जब तक वो सक्रिय रहे, राजनीति का परिदृश्य बहुत अलग ही रहा। वो एक बहुत ही ईमानदार, सशक्त और मैं कहती हूँ क्योंकि वो आर्मी मैन थे तो बहुत डिसिप्लिन्ड थे और बिल्कुल साफ गोई से काम करने वाले व्यक्ति रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति का जाना हमारे उत्तराखंड के लिए भी नुकसान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खासकर। तो मैं बहुत उनके परिवार को भी, हमारे ऋतु दीदी, हमारे उन सभी उनके परिवार के सदस्यों को भी मैं बहुत अपनी तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहती हूँ, उनको संवेदना व्यक्त करना चाहती हूँ। उनको ये कहना चाहती हूँ कि हम सब उनके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। और पूरे महिला मोर्चा की तरफ से भी हम लोग विशेष रूप से ये श्रद्धांजलि उनको व्यक्त करना चाहते हैं।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल गर्ग हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। विशाल, पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी जी का निधन हो चुका है। आखिरकार प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में कितनी बड़ी क्षति हुई है? बिल्कुल ही देखिए, एक बड़ी क्षति जो है वो हुई है। लंबे समय से भुवन चंद्र खंडूरी जो है वो बीमार चल रहे थे और आज उनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और ऐसे में पूरी तरह से बीजेपी में शोक का लहर जो है वो नजर आने लगा है। और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो राजनेता हैं और उनके जो परिजन हैं, लगातार उनका आना जाना उनके आवास पर लगातार चल ही रहा था। और ऐसे क्योंकि धूप की घड़ी में तमाम जो लोग थे वो उनके साथ नजर आ रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट करके उनको श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा एक बड़ी क्षति जिस तरह से हुई है, और क्योंकि मेजर जनरल खंडूरी जो रहे वो भारतीय सेना में रहे और उनका जो सुशासन था या फिर पारदर्शिता थी या फिर विकास के जो कार्य थे वो उन्होंने जब 2007 से 2009 तक जब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे तो काफी सख्त उनका जो लहजा था वो नजर आता था। अधिकारियों में भी एक जो डर वाला माहौल था वो रहता था, क्योंकि उन सबको ये लगता था कि काफी सख्त मिजाज के जो है वो नेता हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार, करप्शन या इस तरह की जो चीजें थी तो जीरो टॉलरेंस की उस समय बात कही जाती थी और काफी सख्त मिजाज के थे। और ये भी कहा जाता है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो इन्हें राजनीति में लेकर के आए थे जब ये सेना से रिटायर्ड हो गए थे, तब इनकी एंट्री ऐसे समय पर उत्तराखंड में उनको लाया गया था। और ऐसे में क्योंकि एक समय पर एक आंदोलन की तरह से उनको प्रेजेंट भी किया गया, उस समय ये भी कहा गया कि खंडूरी है जरूरी है, एक नारा दिया जाता था उत्तराखंड के लिहाज से कि कितना जरूरी है खंडूरी। और आज वो देखने को भी नजर आ रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो मायूस हैं। और ऐसे में क्योंकि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति भी मानी जा रही है, कई बार पौड़ी क्षेत्र से लोकसभा सदस्य भी रहे हैं और 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, जैसे कि 2007 से 9 तक वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 2011 में फिर से उनको जिम्मेदारी दी गई। तो कहा जा सकता है एक बड़ा चेहरा थे उत्तराखंड के लिहाज से भी, उत्तराखंड की राजनीति को काफी अच्छे से समझते थे, उत्तराखंड के लिहाज से बहुत अच्छे उन्होंने काम भी किए। और ऐसे में क्योंकि जो उनका मिजाज रहा वो हमेशा से ही सख्त वाला रहा है और खंडूरी पर लोगों का भरोसा हुआ करता था कि जब वो काम करते थे तो उनके काम के गुणगान हुआ करते थे। तो कहा जा सकता है बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति है। और ऐसे में आज बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं नम आंखों से उनको विदा भी कर रही है और आज पूरी शोक की लहर जो है पूरे प्रदेश में भी छाई हुई है। निश्चित बिल्कुल, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई उन्हें मिसाल के तौर पर दिखता है क्योंकि वो राजनीति का वो चेहरा रहे हैं जिनको साफ छवि वाला नेता कहा जाता है। और अब वो हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए कहा जा रहा है कि प्रदेश और देश की राजनीति से एक ऐसा चेहरा चला गया है जो कि अपने आप में एक मिसाल था। उनके मार्गदर्शन पर चलने की बातें होती है, अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर अब भुवन चंद्र खंडूरी हो। इस तरीके की जो नेता है वो लोगों के बीच एक साफ छवि वाले नेताओं की छवि छोड़कर चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से देशवासियों से की गई ईंधन बचत की अपील का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत के सामने ऊर्जा और आपूर्ति को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी, ईरान और इजराइल के बीच लगातार बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालातों का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक आयात करता है। ऐसे में वैश्विक संकट के चलते आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने और कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होने की आशंका बनी हुई है। आगे नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक हालात और विदेशी मुद्रा भंडारण को ध्यान में रखते हुए लोगों से 1 साल तक सोने की खरीद कम करने का आग्रह किया। इस समय जो पूरे विश्व की परिस्थिति है, एक ऊर्जा का, ईंधन का संकट दिखाई पड़ता है। ईरान, अमेरिका, इजराइल इनकी संघर्ष के कारण से, और वो बढ़ता हुआ नजर आता है। उसको देखते हुए, क्योंकि अपनी आवश्यकता का 85% ईंधन हम इधर से इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर भी हम 60-70% इंपोर्ट करते हैं, तो वो सप्लाई चेन में जो डिस्टर्बेंस इसके कारण से संभावनाएं हैं उससे कुशलता से निपटने के लिए कुछ सावधानी बरतें, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें, नो व्हीकल डे सप्ताह में 1 दिन करें। इस प्रकार की चीजें
तेल जो हम आयात करते हैं खाने के, उनका 10% कम उपयोग करें, हानिकारक भी हैं। इसी प्रकार से सब चीजों में प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, सोना 1 साल तक न खरीदें, क्योंकि पूरे विश्व में जो दाम बढ़ रहे हैं और हम आयात करते हैं तो हमारा फॉरेन रिजर्व प्रभावित होता है। तो कम से कम जब हम जिस चीज में रोक सकते हैं, आयात कम होगा सोने का तो फॉरेन रिजर्व बचेगा। ये सब एक सावधानीपूर्ण कदम है। पौड़ी के सतपुली चौबटाखाल में आयोजित उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में भारी समर्थन देखने को मिला। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों वरिष्ठ नागरिक, मातृशक्ति और युवा ने उत्तराखंड की अस्मिता, स्वाभिमान और क्षेत्र हितों की रक्षा के संकल्प के साथ उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड की जनता अब अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए क्षेत्रीय दलों की ओर मजबूती से बढ़ रही है। सदस्यता अभियान में उमड़ी भीड़ को उत्तराखंड क्रांति दल के बढ़ते जनाधार के रूप में देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी से दिग्मोहन नेगी जी आज यूकेडी में शामिल हुई है। वो पिछली बार विधायक का चुनाव भी लड़े थे और वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज उनके साथ सैकड़ों लोगों ने आज यूकेडी की सदस्यता ली है और यूकेडी की का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और निश्चित आने वाले समय में यूकेडी, चौबटाखाल और ये आपकी पौड़ी सभी सीटों में राष्ट्रीय पार्टियों को करारी टक्कर देने वाली है। ठंडे वस्त्र में कुछ नहीं है, हमने कुछ दिनों का समय दे रखा है इनको। हम फिर दोबारा अभी कल पौड़ी एसएसपी से इस मामले में मिलेंगे। उनको जो उसकी जो पीएम रिपोर्ट है उसके बारे में जानकारी लेंगे और जो पूरा थाने में जो थाना अध्यक्ष था जिनने उसके साथ मारपीट की, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए उसको नौकरी से बर्खास्त करने की मांग करेंगे। निश्चित तौर पर एक घर वापसी हुई है और मैंने जैसे पहले बताया कि मैं ऑलरेडी यूकेडी की सदस्यता 2007 में पहले ले चुका था और मैं 7 से और 2022 तक यूकेडी की ही सदस्यता में रहा। उसके मैंने कोई भी और राजनीतिक दल ज्वाइन नहीं करा। या ये बात बिल्कुल निश्चित है कि 2022 में मैं आम आदमी पार्टी के सिंबल पे यहाँ से चुनाव लड़ा था, लेकिन जो मुद्दे उत्तराखंड राज्य बनने से पहले सभी आंदोलनकारियों के थे और जिस परिकल्पना से ये राज्य बना, वो परिकल्पना दोनों ही दलों ने, चाहे वो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकारें रही हों चाहे वो भाजपा की सरकारें रही हों, दोनों ही उन्होंने उसके विपरीत काम करा। 9 के 9 पहाड़ी जनपदों में आप देखेंगे कि पलायन की स्थिति बहुत बुरी है, गांव के गांव खाली हो गए हैं, शिक्षा की बहुत लचर व्यवस्था है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, लोग रास्तों में दम तोड़ देते हैं। तो आज जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल का एक दोबारा से जो युवाओं के जुड़ने के बाद से जो जोश उत्तराखंड क्रांति दल में पैदा हुआ और आदरणीय सुरेंद्र कुकरेती जी के नेतृत्व में सब लोग आज गांव-गांव में जा कर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, तो ये जो भावनाएं थी वो हमारी भी जागी और आज हमने उत्तराखंड क्रांति दल में वापसी करी है, घर वापसी। देखिए, मेरा मानना है ना, पहले तो ये हमारा उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि ऐसे विधायकों को हमने गद्दियों पर बैठा है जिनके बुद्धि का बिल्कुल विवेक खो चुका है। एक तरीके से पौड़ी से सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री निकलते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा आर्मी के लोग यहाँ से निकलते हैं, हर चीज़ में योगी जी यहाँ के हैं। तो यहाँ पौड़ी का विकास अभी तक क्यों नहीं हुआ है? सतपाल महाराज जी ने अभी बीजेपी का एक बड़ा सा भव्य कार्यालय खुला हुआ है। क्या सतपाल महाराज जी को कार्यालय उद्घाटन करने के लिए जाने के लिए समय था? जो गुलदार द्वारा जो व्यक्तियों को मारा जा रहा है वहाँ पे उनके घर वालों से मिलने का उनके पास समय नहीं था? या पंकज जो छोटा भाई जिसकी डेथ हुई थी, जिसको यहाँ के शासन प्रशासन ने बिल्कुल ऐसा मजबूर कर दिया कि उसने आत्महत्या एक विकल्प चुना, कि आत्महत्या केवल एक विकल्प चुना उसने, तो क्या उसके घर जाने का इन लोगों को समय नहीं था? यदि ये जन मुद्दे पे बोल नहीं सकते, जन मुद्दे पे लोगों की सहायता नहीं कर सकते, उनसे मिलने नहीं जा सकते, उनका दुख नहीं बांट सकते, तो फिर क्या फायदा इनको इनकी गद्दी पे बैठने का? मुझे तो लगता है इनको अब इनकी गद्दियाँ छोड़ देनी चाहिए। ये बहुत सारे मुद्दे बहुत हैं। जैसे अभी आपने कहा कि 5 बार उनके पिताजी विधायक रहे, 3 बार वो विधायक रह चुके हैं और समस्याओं का तो अगर देखें तो अंबार लगा हुआ है। तो हम जन मुद्दों पे जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उन पे लगातार काम कर रहे हैं, उन पे बात कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ। देखिए, हमारे जो विधानसभा है, हमारा जो क्षेत्र है रखणीखाल और हम बीरूखाल नैनाना की बात करें तो बहुत व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। स्वास्थ्य का तो नामो निशान नहीं है, वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है स्वास्थ्य की अगर आप देखें तो।
देखिए हमारी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और मजबूत इस तरह से हो रही है कि 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इस तरह से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, दिग्मोहन नेगी जी भी जुड़े और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि 2027 में हम मजबूत स्थिति में हैं। देखिए, निश्चित रूप से पौड़ी आंदोलनों की धरती रहा है, सतपुली मुख्य बाजार रहा है। यहाँ से राज्य आंदोलन में बड़े नेता निकले हैं। उसी क्रम में अगर आज देखा जाए तो दिग्मोहन नेगी जी के नेतृत्व में करीबन 250-300 लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन करी है। सबका यह कहना है कि इन 25 सालों में उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पर काम नहीं हुआ है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का जो राजनीतिक चरित्र है, कोई अपने परिवार में अपने बच्चों को बढ़ा रहा है तो कोई अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहा है। उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पर कोई काम नहीं कर रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि गांव को विकास से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय दल को मजबूत करना नितांत आवश्यक है, तभी बेटियां सुरक्षित होंगी, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित होंगे, गांवों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी होगी, राज्य की राजधानी गैरसैंण होगी। इन तमाम बुनियादी मुद्दों पर जिस तरीके से जन समर्थन पहाड़ों में मिल रहा है, मुझे लगता है आने वाला टाइम राज्य आंदोलनकारी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल का होगा। काफी कार्यकर्ता नहीं आए। गढ़वाल मंडल का पूरा आम आदमी पार्टी का विलय हो गया आपके साथ, दिग्मोहन जी के साथ पूरा जो है उनके नेतृत्व में 210 आदमियों ने जो है उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया। और ये दल के लिए तो है ही, लेकिन इस राज्य के लिए शुभ संकेत है कि तमाम वो लोग जो पहाड़ के प्रति, इस राज्य के प्रति जो जिनकी पीड़ा है, उत्तराखंड क्रांति दल में आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं है पूरे उत्तराखंड के अंदर जिस दिन उत्तराखंड का आम जनमानस, बुद्धिजीवी से लेके, बच्चों से लेके, रिटायर से लेके, हमारे भूतपूर्व सैनिकों से लेके, मेरी मातृशक्ति से लेके, रोज जो है उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन कर रहे हैं। और निश्चित है कि 1994 के दशक में जो आंदोलन चला था, उसी आंदोलन के तर्ज पे आज उत्तराखंड क्रांति दल को जो है विधानसभा तक पहुंचाने के लिए संपूर्ण उत्तराखंड का आम जनमानस एक हो। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रा रफ्तार पकड़ चुकी है। प्रतिदिन करीब 22,000 श्रद्धालु बद्रीपुरी पहुंच रहे हैं। कपाट खुलने से लेकर अब तक बद्रीनाथ धाम में करीब 4,35,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। लेकिन बस सेवा के जरिए यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल बद्रीनाथ बस स्टैंड पर सुबह और रात में बिजली व्यवस्था की कमी के चलते खासकर बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को आवाजाही करने में, वाहनों तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है। दरअसल बद्रीनाथ बस स्टैंड पर कम मात्रा में बिजली व्यवस्था होने से बस स्टैंड पर रात में काफी अंधेरा हो रहा है, जिससे यात्रियों को बस स्टैंड के आसपास अपना सामान चोरी का डर सता रहा है। वहीं सुबह अंधेरे में वाहनों तक पहुंचने में भी काफी परेशानियां हो रही हैं। जसपुर से विधायक आतिश चौहान ने अपने समर्थकों के साथ बता दें कि सुतमिल चौकी पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया है। बता दें कि मामला 4 महीने पहले हुई चोरी की घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें पुलिस ने नामजद आरोपी फहीम अहमद से पूछताछ के लिए उसे चौकी बुलाया था। बयानों की पुष्टि के लिए उसकी पत्नी को भी बेटे के साथ चौकी बुलाया गया था। महिला के लंबे समय तक चौकी में बैठे रहने की सूचना मिलने पर विधायक आतिश चौहान समर्थकों के साथ चौकी पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जनवरी में कोई घटना घटनी है चोरी जसपुर में, वो पुताई वाले बार उठा, तो जनवरी में जो कोतवाल थे, एसएसआई थे, सबने उठाया पूछताछ। उसी को लेकर मुझे फिर आता है, साहब हमें चौकी बुलाया जा रहा। तो मैंने कहा भाई आपको डर कर नहीं तो डर नहीं, आप जाइए। तो 6-14 पे पुलिस वाले हैं, उन्होंने फ़ोन किया एक महिला को कि आपको चौकी बुलाया गया है सूत मिल। वो सूत मिल चौकी आ जाती है। उसके बाद लगभग 10 बजे मुझे फ़ोन आता है कि साहब महिला को छोड़ा नहीं। तो मैंने कहा भाई वो महिला आपने क्यों नहीं छोड़ी? तो उनका क्या तर्क था कि मैंने तो बुलाया ही नहीं। तब मुझे कोतवाली आना था। मैं कोतवाली आया, कोतवाली आके मैंने साहब वो कॉल डिटेल निकाली। फिर मैंने उस कांस्टेबल को फ़ोन किया, उसने कहा कि साहब मुझे इतने बजे फ़ोन आया था कोतवाल साहब का। मैंने उसको परिवार को फ़ोन किया और मैंने कहा आप थाने जाइए, तो वो आई। तो मैंने कहा यहाँ लेडीज पुलिस नहीं है तो आपको नहीं बैठना चाहिए। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा क्या कहते हैं इंग्लिश में कम्युनिकेशन गैप हो गया है, क्या हो गया, फलाना डिमांड एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आइंदा ये घटना नहीं घटनी चाहिए।
उत्तराखंड में लगातार सामने आ रही वन्यजीव हमलों और जंगलों में आग की घटनाओं को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सरकार पूरी तरह गंभीरता के साथ इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पौड़ी दौरे के दौरान सांसद अनिल बलूनी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर चिंता जताई और जिसके बाद सरकार और अधिक सक्रिय हुई है। देखिए, लगातार हमारी सरकार इन सब चीज़ों पर एक्शन ले रही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिरूल वगैरह की जितनी लकड़ियां होती हैं उसको सरकार खुद खरीद रही है। जिस प्रकार से जितना हो सकता है उसका प्रयास सरकार कर रही है कि वन्य में जिस प्रकार से आग लगे। अभी आप देख रहे हैं गर्मियां कितनी चरम सीमा पर हैं अपनी, लेकिन उन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों को आह्वान भी कर रही है हमारी सरकार कि कहीं पर भी कोई आग जैसी चीज़ें ना जलाकर फेंकी जाए। अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो कोई उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर सरकार जागरूक भी कर रही है और जिस चीज़ों से, जिन लकड़ियों से, जिन पत्तों से बहुत ज़्यादा अग्नि फैलने की संभावनाएं होती हैं उनको एकत्रित करके सरकार ने खरीदने का भी प्रयास लगातार जारी रखा हुआ है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल 23 मई 2026 शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। गुरुद्वारा प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि पहला जत्था 20 मई 2026 को रवाना होगा, जिसका नेतृत्व पंज प्यारों की ओर से किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मेरा नाम गुरशरण कौर है और हम हरियाणा से करनाल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मेरे को बहुत अच्छा इधर फील हो रहा है कि मैं पहली बार आई हूँ, बट मेरे को इधर का माहौल ठीक लग रहा है। मैंने रजिस्ट्रेशन कराया तब भी मेरे को बढ़िया फील लग रहा है। अब आगे यात्रा देखते हैं कैसी रहेगी कैसी नहीं। बढ़िया मैम, हर साल की तरह एक्सपीरियंस सेम रहता है। एक उत्साह होता है कि हमको ओपनिंग पे पहुंचना है, कैसे भी करें, किधर भी हो, कहीं भी बिजी हो काम में, लेकिन हर सबका मोटिव होता है कि इस टाइम में हमें टाइम निकाल के फैमिली के साथ निकलने का है। ये मेरी बहन आज से 16 साल पहले जब ये 72-73 दिन की थी, फर्स्ट टाइम गई थी। आज पूरे 16 साल बाद दोबारा इसको मैं यात्रा में लेके जा रहे हैं। हर साल का होता है कि लास्ट टाइम 3 साल से लगातार हम जा रहे हैं। पहले एक्टिवा पे आए, बाइक मांगी, बाइक मिली, फिर बाइक पे गए, बाइक मांगी, वहाँ से कार मांगी, अब कार मिली, अब फिर कार पे जा रहे हैं। मतलब हर साल उम्मीद से जाते हैं, उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर वहाँ से सारी मनोकामना पूरी बिल्कुल होती है। सच्चे मन से जाएंगे तो 100% में भी मेरी तो हुई है। बाकी फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ऑनबिल टीवी। नमस्कार।